कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया, मगर तीर तो अर्जुन को ही चलाना था ना। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो भरपूर मिल रही है, हमें सिर्फ एक्शन लेना होगा। और जैसा कि वहां कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस उसमें अपनी इंटेंशन यानी कि अपना इरादा अच्छा रखो, वही यहाँ पर हमें करने की जरूरत है। वो कुरुक्षेत्र था, ये कर्म क्षेत्र है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कुल मिलाकर के सीखना और एक्शन लेना, यही ग्रज है। तो आप क्या एक्शन सबसे पहले लेने वाले हैं, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मैं बहुत जल्द आपके बीच में एक नई समरी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत। मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि एक एक दिन करके हमारी लाइफ बीतती चली जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सभी एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हर रोज किया हुआ अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो देता है। जब से हमने जन्म लिया है तब से कहीं ना कहीं हम बस चीजों को इस्तेमाल ही करते चले जा रहे हैं, चाहे वो प्रकृति के साधन हो, नेचर के एलिमेंट्स, या फिर हमें हमारे अपनों से मिला हुआ सपोर्ट, हमारे बड़ों का, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, जिसमें हम शामिल हो गए और बस जीना शुरू कर दिया। मगर हमने जिंदगी को, सोसाइटी को, नेचर को लौटाया क्या? और अगर आपके भी ख्याल मेरी सोच से मिलते जुलते हैं, तो फिर आपके और मेरे दोनों के लिए ही आज की ये बुक समरी बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाली है। तो आज की बुक समरी है एवरीडे ग्रेटनेस, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। स्टीफन कोवी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडरशिप एक्सपर्ट, टीचर, कंसल्टेंट, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहद सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। स्टीफन सेल्फ हेल्प, लीडरशिप और बिजनेस बुक्स लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे फेमस बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसकी तकरीबन 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। 1996 में स्टीफन कोवी को टाइम मैगजीन के 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक लीडर बनने की इच्छा रखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी एवरीडे ग्रेटनेस बाय स्टीफन कोवी। अक्सर हम लोगों की बहादुरी और टैलेंट के कारनामे सुनते हैं। आपने कई ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा जिन्होंने साइंस की फील्ड में अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो ग्रेट एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन और बिजनेसमैन बनकर अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं और जिन्होंने समाज की भलाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। आमतौर पर इन महान लोगों के अंदर एक ऐसी ग्रेटनेस होती है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इनकी अच्छाई और महानता के कारण ही समाज का विकास होता है और यह दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन जाती है। वैसे एक और बात हमें समझनी चाहिए कि ग्रेटनेस सिर्फ बड़े बड़े कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और रूप भी है जो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जिसे हम एवरीडे ग्रेटनेस कह सकते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे महान काम। एवरीडे ग्रेटनेस वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। एवरीडे ग्रेटनेस का मतलब ये नहीं है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, बेस्ट हैं, बल्कि ये उस गुडनेस यानी अच्छाई के बारे में है जो ग्रेट लोगों में होती है। ये हमारे एक्शंस के इंटेंशंस के बारे में है, जो बेशक बहुत छोटे से और साधारण हो, मगर इनके साधारणपन में भी एक ऐसी महानता छुपी हुई है कि हमारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी एक मकसद देती है। इस किताब में आप सीखेंगे कि वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारी जिंदगी का सही मकसद ढूंढने के काम में आते हैं। इस किताब में आपको ऐसे कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी कि आप उनसे इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक मीनिंगफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, आप खुद में बेस्ट हैं। आपके अंदर भी वो एबिलिटी है कि दूसरों को इंस्पायर करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। तो इस जर्नी का यानी कि इस बुक समरी का पहला चैप्टर है कंट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान।
हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अपने होने की वजह ढूंढते हैं, यानी हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह के सवाल हम सभी के मन में उठते हैं और अक्सर इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि कई बार हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है, हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। हमें अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, पर अक्सर अंतरात्मा की आवाज हमें इशारा करती है कि हम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं। हमें इस दुनिया में अपना छोटा सा ही सही मगर कंट्रीब्यूशन करना है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सके। हमारा भी वक्त आएगा जब जिंदगी हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमें इस दुनिया में अपना योगदान देना है या फिर सिर्फ यूं ही बिना किसी मकसद की जिंदगी गुजारनी है। और जब ऐसा वक्त आएगा तब हमें एक्शन लेना ही होगा। हमें ये जानना ही होगा कि हमारी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है, ऐसा क्या है जो हम अचीव करना चाहते हैं। बेशक वो चीज हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना हो या हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई हो, पर चाहे जो भी हो हमें यह तो समझना ही होगा कि हम कुछ ऐसा बड़ा और ग्रेट काम जरूर कर सकते हैं जो अभी तक हमारी नजरों से छुपा हुआ है। जॉन बेकर अपने हाई स्कूल के टाइम से ही एक एस्पायरिंग रनर रहे थे, पर उन दिनों उन्हें स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए टू अनकोऑर्डिनेट समझा जाता था। लेकिन जब उनके बेस्ट फ्रेंड ने कोच का ऑफर ठुकरा दिया तो जॉन ने टीम ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की और उन्हें रनर बनने का मौका मिला। फिर जल्दी ही वो इतने फेमस हो गए कि स्पोर्ट्स राइटर्स ने उन्हें दुनिया के कुछ गिने चुने फेमस रनर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद बेकर अल्बकोकी के स्पेन एलिमेंट्री स्कूल में कोच बन गए। इसके साथ ही वो 1972 गेम्स की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। बेकर जब 25 साल के थे तो उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। अपने दूसरे ऑपरेशन से पहले एक दिन संडे को बेकर गाड़ी लेकर पहाड़ों में घूमने निकल गए। वहां उन्हें सुसाइड करने का ख्याल आया क्योंकि वो अपनी फैमिली को अपने लिए दुखी और परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अचानक उनकी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे घूमने लगे जिन्हें वो ट्रेनिंग देते थे। यही वो मोमेंट था जब उन्होंने आत्महत्या का ख्याल दिमाग से झटकते हुए ये फैसला किया कि वो अपनी बची खुची जिंदगी अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताएंगे। असहनीय दर्द के बावजूद भी बेकर बच्चों को ट्रेनिंग देते रहे। 1970 में बेकर को छोटी लड़कियों को सिखाने को कहा गया जिन्हें ड्यूक सिटी डैशर्स कहा जाता था। ट्रेनिंग के साथ साथ बेकर उन्हें यह भी सिखाया करते थे कि हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि लड़कियां फाइनल्स तक जाएंगी, और बेकर की बात सच साबित हुई। उस वक्त बेकर ऊपर वाले से सिर्फ यही मांगते थे कि वो किसी तरह फाइनल्स तक जिंदा रह जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल जा पाते, पर वो हर रोज डैशर्स को कॉल करके उन्हें ये याद दिलाना नहीं भूलते थे कि तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। 23 नवंबर की सुबह बेकर की जिंदगी की आखिरी सुबह थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद ही फाइनल था। डैशर्स ने चैंपियनशिप जीत ली थी। उन्होंने अपनी जीत का सारा क्रेडिट बेकर को दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही बेकर के सम्मान में स्पेन का नाम बदलकर जॉन बेकर एलिमेंट्री रख दिया गया। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी बेकर ने टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो लोगों को हमेशा उनकी ग्रेटनेस की याद दिलाती रहेगी। जॉन बेकर की स्टोरी दिखाती है कि हमारी परेशानियों पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, पर फिर भी हम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। ये हमें तय करना है कि उस परेशानी से हमें कैसे निपटना है। जॉन बेकर ने कैंसर की बीमारी खुद नहीं चुनी थी, पर कैंसर होने के बावजूद टीम को अपना कंट्रीब्यूशन देने का फैसला उसके हाथों में था, और उसने वही किया जो उसका फर्ज था। अपनी अंतिम सांस तक उसने अपना पर्पस पूरा किया। बेकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हमेशा अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को इंस्पायर किया। सबसे बढ़कर तो उसे खुशी तब हुई होगी जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसकी जिंदगी का एक मकसद था जो उसने मरते दम तक पूरा किया। कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैरिटी, यानी कि दान। हर इंसान की जिंदगी के जीने का तरीका अलग है।
कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड व्यू से लाइफ को देखते हैं, तो कुछ एक सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। जिंदगी का मकसद ढूंढते हुए ये जरूरी है कि हम अपने सिवा दूसरों के बारे में भी सोचें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की मदद करके, उनके काम आकर ही हमें जिंदगी का असली मकसद मिलता है। चैरिटी यानी कि दान, किसी के काम आना। जब हम पूरे दिलो दिमाग से और अपने टैलेंट से लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। चैरिटी का दूसरा नाम है सेल्फलेस होना। एक बड़े दिल वाला वही होता है जो निस्वार्थ दूसरों की भलाई करता है। साइमन अलेक्जेंडर हेले 1892 यानी कि 1892 में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश सेवन्ना, टेनेसी के छोटे से फार्मिंग एरिया में हुई थी। वो अपने परिवार में 8वें नंबर के बच्चे थे। उन दिनों ये रिवाज था कि अगर कोई लड़का खेतों में काम करने की उम्र तक स्कूल की पढ़ाई करता रहे तो उसे वेस्टेड यानी कि बेकार मान लिया जाता था। लेकिन साइमन की मां अपने बेटे को खूब पढ़ाना चाहती थी। साइमन जब 6th ग्रेड में पहुंचे तो उनकी मां ने साइमन के पिता से कहा कि वो साइमन को आगे की पढ़ाई के लिए फिर से स्कूल भेजना शुरू करें। इस तरह साइमन ने 8वीं क्लास पास की, लेकिन उनकी मां उन्हें और आगे पढ़ाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने किसी तरह अपने पति को मनाया कि वो साइमन को हाई स्कूल पास करने की परमिशन दे दे। मजबूरन साइमन के पिता ने अपने खून पसीने से कमाए $50 खर्च करके साइमन को लेन कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। जल्दी ही सारा पैसा खत्म हो गया। साइमन की पढ़ाई जारी रखने के लिए पिता ने कभी मजदूरी की तो कभी वेटर बने और कभी हैंडीमैन। सर्दियों में उनके पिता अमीरों के घर में आग जलाने का काम किया करते थे। इस तरह छोटे मोटे काम करते हुए उनके पिता ने उन्हें किसी तरह सीनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई करवाई। इसके बाद साइमन कॉलेज गए, जहां उन्हें शुरुआत के 2 सालों तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जब उनका 2nd ईयर खत्म होने वाला था तो वो एक कोर्स में फेल हो गए, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। साइमन काफी निराश हुए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर वापस खेतों में जाकर काम करने का मन बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समर टाइम में स्लीपिंग कार पोर्टर का काम करने का ऑफर मिला, तो साइमन ने तुरंत हाँ कर दी। कॉलेज के ब्लैक स्टूडेंट्स में से उन्हें चुना गया था। एक बार वो एक ट्रेन पर काम कर रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी ने उनसे कहा कि वो उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए पीने के लिए दूध लाएं। साइमन